Hello everyone. Today we will discuss communication, nature, process, network and barriers. देखिए कम्युनिकेशन मतलब संदेश वाहन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, संदेश प्लस वाहन, जिसका मीन्स होता है संदेशों का आदान प्रदान करना। सादा शब्दों में संदेश का आशय सूचनाओं और संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजना है। तो केवल इन्फॉर्मेशन भेजना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सूचना पाने वाला उसे उसी सेंस में समझे जिस भाव से उसे इन्फॉर्मेशन दी गई है। कीथ डेविस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। संदेश वाहन वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, ओपिनियन एंड इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, समितियों और भावनाओं का विनिमय है। संदेश वाहन दो तरफा प्रक्रिया है, मतलब इसके लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। संदेश वाहन तभी पूरा माना जाता है जब संदेश पाने वाला व्यक्ति उसे भेजने वाले के अर्थ में समझ सके और अपनी प्रतिक्रिया से भेजने वाले को अवगत कराए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका क्रम लगातार चलता रहता है। संदेश वाहन प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। संदेश वाहन सूचनाओं और समझ का विनिमय करता है। ये कर्मचारियों को में निर्देशन और अभिप्रेरणा का काम करता है। ये कर्मचारियों के व्यवहार को अनुकूल बनाता है और आसपास के वातावरण से अवगत कराता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक ब्रॉड प्रोसेस है। संदेश वाहन प्रबंध की निर्देशन का एक मुख्य अंग है। संदेश वाहन कार्यों के निष्पादन की आधारशिला है। संदेश वाहन की सफलता उससे संबंधित दोनों पक्षों पर डिपेंड है। संचार जो होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी। संदेश वाहन एक प्रशासकीय कार्य है। संदेश वाहन के जब भी हम कम्युनिकेशन करें, एक स्पष्ट और संक्षिप्त और पूर्ण तरीके से करें। इसमें शिष्टता और शालीनता का होना आवश्यक है। जब किसी कार्य को किसी क्रम में संपादित किया जाता है तो उसे एक प्रक्रिया कहते हैं, और संचार प्रक्रिया से आशय सूचनाओं, भावनाओं और तथ्यों, दृष्टिकोण को एक पक्ष से दूसरे पक्ष को जिस तरीके से आदान प्रदान करता है उसे हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। सरल शब्दों में कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो सेंडर होता है, सेंडर द्वारा दिए गए संदेश को एक मीडियम के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। संदेश वाहन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विचार और सूचनाओं को विभिन्न व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। जैसे हम देख रहे हैं कि पहले सेंडर से मैसेज जाता है, मैसेज के बाद मैसेज जो होता है किसी मीडियम से जाता है, फिर ये रिसीवर को प्राप्त होता है और रिसीवर उसके प्रति अपना फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि देता है। सेंडर संचार प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। मैसेज कोई विचार हो सकता है, कोई संदेश हो सकता है। इसमें सूचना, संकेत, निर्देश, आदेश, सुझाव, सलाह शामिल हो सकते हैं। संदेश लिखित, मौखिक, शाब्दिक या सांकेतिक हो सकता है। मीडियम की बात करें तो मीडियम वो साधन है जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है। संदेश लिखित, मौखिक, सांकेतिक हो सकता है। लिखित संदेश में पत्र व्यवहार, इंटरनेट, ईमेल, जर्नल, बुक्स, मैगजीन, सेमिनार, कैलेंडर्स, डायरी का यूज़ करते हैं। जबकि ओरल कम्युनिकेशन में हम टेलीफोन, सेमिनार, विचार गोष्ठी, कॉन्फ्रेंस को शामिल करते हैं। और जो संकेतक संदेश होते हैं उसमें हम बोर्ड साइन का यूज़ करते हैं। रिसीवर इसका दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार होता है जो संदेश को प्राप्त करता है। यही संदेश को समझने योग्य संकेतों और भाषा में चेंज करता है। लास्ट में फीडबैक होता है, ये इसकी लास्ट प्रोसेस होती है जिसमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि सेंडर द्वारा दिए गए संदेश को रिसीवर ने उसी वे में रिसीव किया है, नहीं किया है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए रिसीवर के द्वारा जो भी फीडबैक दिया जाता है उससे ये अनुमान लगता है कि संदेश उसी वे में प्राप्त हो गया है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में आने वाली रुकावटें मैसेज को का अर्थ बदल देती हैं। जैसे कभी कभी भाषा संबंधी या बाधाएं होती हैं जिसमें अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, निर्देशों की गलत व्याख्या या टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, या अस्पष्ट मान्यता का यूज़ करते हैं, या लोकोक्ति मुहावरों का यूज़ करते हैं।
तो ये भाषा संबंधी बैरियर्स होते हैं। इसके अलावा संगठन संबंधी बैरियर होते हैं। ये बैरियर जो दोषपूर्ण संगठन ढांचे के कारण उत्पन्न होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कहते हैं। किसी भी संगठन में जितने अधिक प्रबंध के लेवल होंगे, संचार का जो मार्ग है उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या अगर हम गलत माध्यम का चुनाव कर लेते हैं तो संचार में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा नीतियाँ नियम जो में बनकर भी संचार बाधित हो सकता है। इसके अलावा संगठन में संचार करने के जो उपकरण हैं जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, अगर इनकी कमी है तो हमारा संदेश रुक सकता है। या इसके अलावा किसी भी कार्यालय की जो आंतरिक साज सज्जा है या कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था, लाइट, धूप, आने जाने का रास्ता, तो ये भी संचार प्रक्रिया पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये व्यवस्था अगर ठीक नहीं है तो सेंडर और रिसीवर के बीच में सीधा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ पर्सनल बैरियर होते हैं जैसे उच्च अधिकारियों का व्यवहार, संप्रेषण से बचाव, उचित माध्यम से संप्रेषण, अधीनस्थों पर विश्वासों की कमी, समय का अभाव, ध्यान का अभाव, तो ये बैरियर हैं। अधीनस्थों से संबंधित बैरियर में जैसे संप्रेषण में रुचि न होना, उचित प्रेरणा का अभाव, सुरक्षात्मक संप्रेषण, और कुछ इमोशनल बैरियर होते हैं जैसे समय से पहले मूल्यांकन। ये देखने में आता है कि सूचना पाने वाला सूचना पाने से पहले ही उसके बारे में कुछ अलग ही सोच के रख लेता है, तो जो कम्युनिकेशन होता है तो गलत होता है। इसके अलावा कुछ भावनात्मक दृष्टिकोण होते हैं। अगर जो सेंडर है वो क्रोधित है, चिंतित है या डरा हुआ है तो वह अपने मैसेज को प्रॉपर वे में सेंड नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से सेंडर का मूड भी संदेश के कम्युनिकेशन पर जो बैरियर का काम करता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल बैरियर होते हैं जैसे शोर या कम रोशनी, समय और दूरी, मीडियम में कोई खराबी हो, या कोई मीटिंग चल रही हो, अचानक हड़ताल या टेलीफोन की घंटी या किसी आकस्मिक सूचना से एकांत भंग हो जाए तो एक प्रकार का भौतिक या यांत्रिक अवरोध होता है जिससे संचार में बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो इन बैरियर को हम दूर कर सकते हैं, मतलब अर्थपूर्ण, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश लिखें, सरल भाषा का प्रयोग करें, फीडबैक का यूज़ करें, कम्युनिकेशन कंटिन्यू करें, शोर जो हो रहा है उसको हटाएं, उचित माध्यम का चुनाव करें, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखें, या कम्युनिकेशन चेन का यूज़ करें, मतलब सीधी और सरल चेन का यूज़ करें ताकि संचार में जो भी बैरियर है उसको हम दूर कर सकें। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के क्या क्या नेटवर्क होते हैं। तो देखिए, नेटवर्क में कुछ वृत्तजाल होते हैं जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, वृत्तजाल, श्रृंखलाबद्ध जाल। वृत्तजाल में क्या होता है कि इसमें संदेश एक वृत्त में घूमता है। इसमें सभी व्यक्ति उस वृत्त में स्थित व्यक्तियों से संदेश का आदान प्रदान करते हैं और धीरे धीरे एक सर्कल का रूप ले लेता है। जो चेन नेटवर्क है इसमें क्या होता है, ये एक सीधी रेखा में चलता है, मतलब सारे कर्मचारी आदेश और निर्देश एक ही अधिकारी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल नेटवर्क। तो इस जाल में क्या होता है, संदेशों का सेंट्रल पॉइंट एक व्यक्ति होता है जिसके माध्यम से संदेश चारों ओर फैलते हैं। इसके अंतर्गत अधीनस्थों से डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं होता और ये स्पीड से चलने वाला नेटवर्क है। नेक्स्ट है आपका मुक्त प्रवाही जाल। तो इसमें संदेशों का मुक्त प्रवाह होता है, हर मेंबर को दूसरे मेंबर के साथ बिना किसी रुकावट के मैसेज कम्युनिकेट होता रहता है। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मतलब नियंत्रण और उसका महत्व। कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें काम करने के लिए उपयुक्त परिमाप स्थापित किए जाते हैं और वास्तविक कार्य प्रगति की तुलना पूर्व निर्धारित परिमापों से की जाती है। अगर वास्तविक कार्य प्रगति परिमापों से भिन्न है तो इसके कारणों की जांच करके आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। और इस प्रकार जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसमें इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है, जैसे लक्ष्य और परिमापों का निर्धारण, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, विचलनों का विश्लेषण, सुधारात्मक कार्रवाई। लक्ष्य और परिमापों का निर्धारण ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें लक्ष्यों को तय किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं और जिनके द्वारा वास्तविक परिणामों की जांच की जाती है। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन ये दूसरा स्टेप होता है जिसमें वास्तविक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और निर्धारित परिमापों से उनकी कंपैरिजन की जाती है। विचलनों का विश्लेषण में क्या होता है, इसमें परिमाप और जो वास्तविक निष्पादन है उसका अंतर जो निकलता है वही विचलन होता है। अगर वास्तविक कार्य परिमाप से कम है और विचलन स्वीकृत सीमा से अधिक है तो उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि उनके
जो क्या कारण है उन कारणों का पता लगाया जा सके, और ये जानकारी फीडबैक कहलाती है। फिर आती है सुधारात्मक कार्रवाई। निरंतर प्रक्रिया के लास्ट स्टेप में ऐसे स्टेप फॉलो किए जाते हैं जिससे अवांछित जो विचलन है उनको रोका जा सके और परिमापों की प्राप्ति हो सके। नियंत्रण की आवश्यकता की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप व्यावसायिक क्रियाओं में हुए परिवर्तन के कारण प्रबंधक के लिए नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व में और अधिक वृद्धि हो गई है, जिसमें हम पॉइंटों में देख रहे हैं जैसे व्यवसाय का बढ़ता हुआ आकार, परिवर्तनशील वातावरण, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ, मनोबल के बाद आदेश और अनुशासन के लिए, कर्मचारियों को अभिप्रेरणा के लिए, समन्वय में सरलता के लिए, निर्णय में आवश्यक मूल्यों का सृजन एवं अन्य क्षेत्रों में महत्व। अब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण की तकनीकें। तो देखिए, नियंत्रण की तकनीकें विधियाँ, प्रणालियाँ या साधन प्रबंध के उपकरण होती हैं जिनके द्वारा कंट्रोलिंग की जाती है। और आज के प्रबंध देखें तो अपने उपक्रम की क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने 2 टाइप की विधियाँ देखेंगे। ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण की सामान्य या परंपरागत तकनीकियाँ, जिसमें व्यक्तिगत अवलोकन, सांख्यिकीय आंकड़े, लेखांकन, विशेष प्रतिवेदन एवं विश्लेषण, आंतरिक अंकेक्षण, समविक्षेप विश्लेषण, नीतियाँ, चार्ट्स, पुस्तिकाएँ, आचरण, लिखित निर्देश, बजट, अभिप्रेरणा, अनुशासनात्मक कार्रवाई, कार्य पद्धतियाँ, अनुपात विश्लेषण, सूचनाएं, सेवाएं आदि को शामिल करते हैं। और मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग में हम बजट नियंत्रण, लागत नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण, किस्म नियंत्रण और वित्तीय नियंत्रण को शामिल करते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन का प्रबंध। तो देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। क्षेत्र चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या व्यावसायिक, सभी में लगातार चेंजेस होते रहते हैं और ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। ऐसे ही व्यवसाय के क्षेत्र में एक समय था कि जब प्रबंधक कर्मचारी को उत्पादन करने वाली मशीन मानते थे। समय के साथ इस विचारधारा में चेंज हुआ और कर्मचारी को उत्पादन का मेन पार्ट माना गया और अब उसे उपक्रम का सहभागी माना जाता है। इस प्रकार पुरानी व्यवस्था की कमियों को दूर करते हुए नई व्यवस्था को अपनाना ही परिवर्तन है। स्टोनर एंड फ्रीमैन के अकॉर्डिंग, नियोजित परिवर्तन किसी संगठन की पुनः रूपरेखा बनाने और एक ऐसा विधिवत प्रमाण को बाहरी पर्यावरण में हुए परिवर्तन के अनुरूप बनाने और नए लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो, ये परिवर्तन का प्रबंध है। सिंगला के अकॉर्डिंग, परिवर्तन को निर्विरोध लागू करने की एक निश्चित प्रक्रिया को परिवर्तन का प्रबंध कहते हैं। परिवर्तन के प्रकार ये 2 प्रकार से होते हैं, एक बाहरी परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। बाहरी परिवर्तन में आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी एवं औद्योगिक परिवर्तन, समाजशास्त्रीय परिवर्तन, स्थिति संबंधी परिवर्तन, सरकार संबंधी परिवर्तन आते हैं। और आंतरिक परिवर्तन में प्रबंधकीय परिवर्तन, परिचालन संबंधी परिवर्तन, विकास संबंधी परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, विधियाँ एवं प्रक्रियाओं संबंधी परिवर्तन, रूपांकन संबंधी परिवर्तन और संयंत्र संबंधी परिवर्तन आते हैं। बाहरी परिवर्तन की बात करें तो जो परिवर्तन उपक्रम के साथ व्यवहार करने के कारण होते हैं उन्हें बाहरी परिवर्तन कहते हैं। जैसे आर्थिक परिवर्तनों में क्या होता है कि आर्थिक नियोजन में परिवर्तन, चलन की मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, औद्योगिक नीति में परिवर्तन को शामिल करते हैं। तकनीकी और औद्योगिक में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जन्म देते हैं, तो उनको तकनीकी और औद्योगिक परिवर्तन कहते हैं। औद्योगिक जगत में जहाँ तकनीकी और प्रौद्योगिक परिवर्तन तेज गति से हो रहे हैं, वही उपक्रम को समाजशास्त्रीय परिवर्तन भी प्रभावित करते हैं। और स्थिति संबंधी परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो औद्योगिक और व्यावसायिक इकाई की स्थापना से संबंधित परिवर्तन होते हैं। इसमें बाजार क्षेत्र, संचार के साधन, कच्चे माल के स्रोत, शक्ति के स्रोत आदि को शामिल करते हैं। सरकार का परिवर्तन भी प्रबंध को प्रभावित करता है। सरकारी परिवर्तनों में जो औद्योगिक नीति हैं, मौद्रिक नीति है, आयात निर्यात नीति है, लाइसेंस नीति है, तो इन नीतियों को शामिल किया जाता है। आंतरिक परिवर्तन की बात करें तो
ऐसे परिवर्तन जो उपक्रम के अंदर होते हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें प्रबंधकीय परिवर्तन है, मतलब उपक्रम के प्रबंधकीय ढांचे में होने वाले परिवर्तन, जैसे प्रबंध के स्वरूप में चेंज हो जाए, संगठन तालिका में चेंज हो जाए, तो ये प्रबंधकीय परिवर्तन में आते हैं। परिचालन संबंधी में जैसे भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, मजदूरी भुगतान पद्धति, बाजार सर्वेक्षण, प्रबंधकीय चातुर्य आदि को हम परिचालन संबंधी परिवर्तन में शामिल करते हैं। विकास संबंधी परिवर्तन में प्रबंधकीय चातुर्य, वित्त बाजार का स्थायित्व, विनियोजन संबंधी निर्णय, उत्पाद की किस्म, सर्वेक्षण आदि को शामिल करते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन उपक्रम की संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले होते हैं। इन परिवर्तनों में संगठन के प्रारूप में परिवर्तन, अधिकार सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण आदि को शामिल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।